हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम दूसरी वीडियो हम अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ऐतिहासिक काल से हमने शुरू कर दिया है। ऐतिहासिक काल का जो ऐतिहासिक काल के कुछ राजवंश, जैसे हमने यहाँ पर देखिए, हमने लास्ट तक किया था कुड़िंद और मौर्य साम्राज्य तक हमने पहली वीडियो में भाग 1 में कर दिया है। और अब हम भाग 1 के कुछ प्रश्न के बाद आगे चलते हैं, क्योंकि कुड़िंदों के बाद कौन आए थे? कुड़िंद और मौर्यों के बाद यहाँ पर शकों का और कुषाणों का शासन आया था। तो चलिए आगे देर न करते हुए देखिए, आप सभी को बहुत ही धैर्य से इस प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करना है, क्योंकि इससे आपके जितने भी आपने पूरा उत्तराखंड में जो भी टॉपिक है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसमें आपको अपनी तैयारी को जांचना है, आपने कितनी तैयारी की, कौन सा टॉपिक आपका कितना क्लियर है, ये आपको यहीं पता चल जाएगा। ठीक, तो 57 क्वेश्चन तक हमने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 58 है मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासक अशोक के कालसी अभिलेख में राज्य के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राज्य के निवासियों के लिए कालसी शिलालेख में केवल और केवल पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। कालसी शिलालेख कहता है, यह अशोक का कौन सा शिलालेख है? द्वितीय शिलालेख। और यह द्वितीय शिलालेख है जो सम्राट अशोक की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक, नेक्स्ट, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का? देखिए, जो यहाँ निवासी हैं उनके लिए पुलिंद शब्द, और जो यहाँ लोग, जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, उपत्यका का मतलब होता है जो पर्वत हैं, पर्वतों की जो तलहटी पर जो घाटियाँ होती है, इसे भूगोल की भाषा में उपत्यका कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। मतलब पूछा जाने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि सम्राट अशोक का जो शिलालेख है वो किस स्थल पर है? कहाँ पर है? कालसी में। कालसी कहाँ पड़ता है? देहरादून क्षेत्र में। देहरादून, जो जिला देहरादून है, इसमें कालसी विकासखंड है। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक द्वारा यमुना और टॉस नदी के संगम पर स्थित शिलालेख किस भाषा में है? जो यमुना और टॉस, इसी यमुना और टॉस के संगम पर जो शिलालेख है वो कौन सा है? कालसी। देखिए, चेंज हो गया ना क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया, नदियों के आधार पर जगह को पूछा गया। तो यमुना और टॉस के संगम पे जो शिलालेख है वो कौन सा है? प्राकृत भाषा में है, क्योंकि इसके अधिकतर, देखिए, पाली उस समय की जो अशोककालीन जो भाषा है, जो राजभाषा है, वो पाली है, लेकिन जो सामान्य लोग जो कार्य करते हैं वो प्राकृत में करते हैं। और इनके कुछ अभिलेख प्राकृत में मिले हैं, जिनमें से एक है कालसी। ठीक, प्राकृत इसका आंसर है। नेक्स्ट, यमुना की सहायक नदी अमलाव के बाएं तट पर अवस्थित कालसी का प्राचीन नाम क्या है? यमुना के सहायक नदी अमलाव के तट पर जो कालसी है, थर्ड क्वेश्चन मिल गया हमें कि जो कालसी है ये अमलाव नदी के तट पर है, एक क्वेश्चन। दूसरा, कालसी का प्राचीन नाम कालकूट, और ये कालकूट कहाँ कहा गया है? ये कालकूट प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। ठीक, तो इसी तरह से मौर्य साम्राज्य से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट, अब आएंगे उत्तराखंड में शक और कुषाण। उत्तराखंड में शक और कुषाण साम्राज्य। नेक्स्ट, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुड़िन शासक अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात मैदानी क्षेत्रों में किस वंश का शासन ने अधिकार कर लिया? मैदानी क्षेत्र की बात हो रही, तो मैदान में कौन आए थे? शक, कुड़िनों की। नेक्स्ट, मैदानों पर शक आ गए थे, और इसका प्रमाण उत्तराखंड में कहाँ है? अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा का
कटारमल सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर। ठीक। निम्न में कौन सा क्षेत्र शक-समोद का प्रचलन, सूर्य मूर्ति मंदिरों की उपस्थिति, शकों के अधिकार की पुष्टि करता है? कुमाऊं क्षेत्र। कुमाऊं में सूर्य मंदिर है, ये इसका प्रमाण है कि वहां पर शकों का अधिकार था। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुषाणों का प्रमाण कहाँ मिला है? वीरभद्र, ऋषिकेश से, क्योंकि ऋषिकेश का पुराना नाम वीरभद्र है। नेक्स्ट, गोविषाण काशीपुर से और दूसरा मोरध्वज, तीनों जगह से मिले हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने बाड़वाला नामक यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था? ये कराया था शील वर्मन ने। और बाड़वाला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है देहरादून में, देहरादून क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पुराना नाम और वर्तमान नाम। देखो वीरभद्र, अभी हमें पता चला कि वीरभद्र ऋषिकेश का नाम है, तो वीरभद्र ऋषिकेश बिल्कुल सही। गोविषाण काशीपुर का नाम है, बिल्कुल है, गोविषाण काशीपुर का नाम है, बिल्कुल सही, ये भी सही। नेक्स्ट, मोरध्वज कोटद्वार का नाम है, मोरध्वज कोटद्वार का नाम है। ऊपर के क्वेश्चन में हमें तीनों आंसर मिल गए, बिल्कुल। लेकिन कालोडांडा टिहरी का नाम नहीं है, बल्कि कहाँ का नाम है? कालोडांडा लैंसडौन को कहा जाता था, लैंसडौन में। और हाल ही में उत्तराखंड इस नाम को पुनः से कालोडांडा करने की सिफारिश कर चुकी है उत्तराखंड सरकार। इसी के साथ हमारा शक और कुषाण राजवंश भी खत्म हो गया। नेक्स्ट, कृतपुर राज्य के संस्थापक शकों के बाद कौन आए? कृतपुर, शक और कुषाण के बाद कृतपुर और नागवंश का उत्तराखंड में शासन था। देखिए, उत्तराखंड में शासन का क्रम है, पहला कुणिंद, कुणिंदों के बाद मौर्य, ठीक, और मौर्यों के बाद शक, और शक के बाद पुनः कुषाण, शकों के बाद कुषाण, कुषाणों के बाद कृतपुर और नाग, कृतपुर, ये क्रम है। कृतपुर के बाद आएंगे मौखरी, नागों के बाद आएंगे मौखरी, मौखरियों के बाद आएगा हर्ष का काल, और इसके बाद आएगा कार्तिकेय साम्राज्य, इसके बाद कत्यूरी, इसके बाद चंद पंवार, यानी कि कुमाऊं में चंद, गढ़वाल में पंवार। ठीक, ये उत्तराखंड में शासन का क्रम है। अब आया नेक्स्ट 67 क्वेश्चन, कृतपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? कृतपुर राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है? कृतपुर राज्य के संस्थापक हैं कुणिन। ठीक। नेक्स्ट, कृतपुर राज्य वर्तमान में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? जो कृतपुर राज्य है ये केवल उत्तराखंड नहीं है, इसमें उत्तराखंड भी शामिल है, हिमाचल भी शामिल है, और साथ में उत्तरी रोहलखंड यानी कि जो यूपी का पश्चिमी भाग है वो भी शामिल है। ठीक, तो इसमें से आंसर हो गया ये सभी। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा के अधीन बताया गया? तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है किसने लिखी है? ये लिखी है हरिशेन ने, उनके दरबारी कवि हरिशेन ने। और इन्होंने कहा है कि जो गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा है वो किसके अधीन है? कृतपुर साम्राज्य के अधीन है। ठीक। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृतपुर राजवंश की सत्ता को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार किया? नागों, कृतपुर के बाद यहाँ नागों की, गुप्त वंश के बाद यहाँ नागों की सत्ता स्थापित हो गई है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, स्टार मार्क कीजिए। नेक्स्ट, मौखरी वंश। मौखरी वंश किस शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरियों ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार जमाया? 6वीं सदी में ऐसा हुआ था। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, 6वीं सदी में ब्रह्मपुर किसका शासन था? ब्रह्मपुर पे पौरवों का ताम्र शासन है, और इसका जो प्रमाण है वो है तालेश्वर ताम्रपत्र, तालेश्वर ताम्रपत्र। ठीक, स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? नागों के बाद कौन आए यहाँ पर? मौखरी। नागों के बाद उत्तराखंड में मौखरियों का शासन शुरू हुआ। ठीक, मौखरी। नेक्स्ट, मौखरी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी मृत्यु के बाद
मौखरी राजवंश हर्ष के अधीन हो गया। मौखरी राजवंश के अंतिम शासक हैं ग्रहवर्मा, क्योंकि ग्रहवर्मा की हत्या हो जाएगी। और ग्रहवर्मा की जो पत्नी है वो कौन है? राजश्री। ये राजश्री कौन है? इन्हीं हर्षवर्धन की बहन है, क्योंकि जब इनके बहनोई को मार दिया जाता है तो यह अपने बहनोई की मृत्यु का बदला लेते हैं और उसके बाद अपनी बहन को कन्नौज की गद्दी पर बिठाते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड भ्रमण आने वाले लोगों में वर्णन मिलता है। वर्णन निम्न में से किस पुस्तक में पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के समय का मिलता है? हर्षचरित का जो वर्णन है वो उस समय के मिलता है कि हर्षचरित्र में कि वो लोग आए थे। ठीक। नेक्स्ट, किस भारतीय शासक का उत्तराखंड की एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के लिए दो उपाधियां भी आती हैं। कौन कौन सी देखिएगा। पहला शीलादित्य और दूसरा उत्तरापथ का स्वामी। जबकि सम्राट अशोक के लिए जो उपाधि मिलती है वो मिलती है देवानाम प्रिय। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज हमारा प्राचीन काल खत्म हो जाएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड के कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। इनमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? ब्रह्मपुर था सबसे बड़ा राज्य। नेक्स्ट, उत्तराखंड के विघटन में किस शासक ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? विग्रहराज ने किया था ऐसा। नेक्स्ट, अब आ गया कार्तिकेयपुर साम्राज्य। देखिए, अब नया साम्राज्य स्थापित हो गया है, क्योंकि हर्ष की मृत्यु के बाद हमने बताया भी क्रम, उसके बाद कार्तिकेयपुर साम्राज्य की उत्तराखंड में स्थापना होगी। तो प्रमाणिक साक्ष्यों के कारण किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक का क्या मतलब है? हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का क्या मतलब है। ऐतिहासिक का अर्थ होता है जब मानव की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिल जाए और उस विवरण को हमने पढ़ा भी है, वो हो गया ऐतिहासिक। ठीक। कार्तिकेयपुर साम्राज्य। तो पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? हमारा है उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश है कार्तिकेयपुर साम्राज्य। कार्तिकेयपुर साम्राज्य का जो संस्थापक है वो है बसंतन या बसंतदेव, क्योंकि इन्हें कई किताबों में बसंतदेव कहा जाता है, कई किताबों में बसंतन कहा गया है। कार्तिकेयपुर साम्राज्य किस शासक ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? बसंतन ने। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने ये उपाधि धारण की, ये उपाधि बताती है कि ये क्या है, अपने आप में स्वतंत्र हो गए हैं, स्वतंत्र, अब ये किसी के अधीन नहीं है। नेक्स्ट, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? संस्कृत, क्योंकि उस समय उनकी भाषाएं क्या है? ये संस्कृत भाषा है। जबकि उनकी लोक भाषा क्या है? लोक भाषा यानी जो सामान्य व्यक्ति बोलता है वो क्या है? पाली। कार्तिकेयपुर राजाओं के इष्ट देवता कौन है? कार्तिकेय। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कार्तिकेयपुर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी, प्रारंभिक। ठीक। कार्तिकेयपुर राजवंश किस शासक को शत्रुहंता भी कहा जाता है? शत्रुहंता, निम्बर को शत्रुहंता, ये उपाधि देखिए, ये अंडरलाइन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कीजिएगा। कार्तिकेय की राजधानी स्टार मार्क कीजिएगा। ठीक। इनकी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा सुभिक्षराज देव, क्योंकि सुभिक्षराज देव वही अंतिम शासक हैं जिन्होंने जोशीमठ से राजधानी को ट्रांसफ़र किया था कुमाऊं में। गढ़वाल से राजधानी जो जाएगी वो केवल सुभिक्षराज देव ले जाएंगे। लक्ष्मीदत्त दोषी के अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः कहाँ के निवासी थे? अयोध्या के थे। उनका कहना है, लक्ष्मीदत्त जोशी जी का कहना है कि ये अयोध्या के निवासी हैं। ठीक। नेक्स्ट, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख है? राजतरंगिणी जो ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ है, फर्स्ट है, जिसमें क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें क्रमबद्ध
घटनाओं का वर्णन मिलता है, घटनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक, इसमें 3 राजवंशों का जिक्र है। पहला कारकोटक राजवंश, कारकोटक, दूसरा उत्पल और तीसरा लोहार राजवंश, लोहार राजवंश। इसकी जो ये बुक है ये किसने लिखी है? ये लिखी है कल्हड़ ने, कल्हड़ ने। और इस बुक में उन्होंने 1वीं से 12वीं सदी का इतिहास लिखा है, 12वीं सदी तक का इतिहास लिखा है। ठीक, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है जो क्रमबद्ध घटनाओं का विवरण कर देता है। राजा खरपरदेव किसके समकालीन हैं? यशोवर्मन के। नेक्स्ट, खरपरदेव का अंतिम शासक कौन है? खरपरदेव वंश का अंतिम शासक है त्रिभुवन राज, त्रिभुवन राज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किस अभिलेख में बंगाल के शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल आक्रमण का उल्लेख? ये नालंदा अभिलेख है, नालंदा अभिलेख। निम्बर वंश के शासक निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना। वह किस धर्म का? इष्टगण शैव थे और इन्होंने पूरे उत्तराखंड को जीतने का प्रथम प्रयास किया। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेय राजाओं को किस नाम से पुकारते हैं? वो कहते हैं कि यह सूर्यवंशी। ये इतिहासकार बीडी पांडे का कहना है। अपनी पुस्तक, क्या है उनकी पुस्तक? प्रसिद्ध पुस्तक कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास में। ठीक, वास्तु और मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल कौन सा है? कार्तिकेय राजवंश। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली, कलंक, पंक, मग्न, धरती उद्धारक, वराह अवतार बताया गया? ललित शूरदेव को। कार्तिकेयपुर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक ललित शूरदेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। और ललित शूरदेव के बाद उसका पुत्र भूदेव राजा मिला। क्यों? क्योंकि इनका ये महत्वपूर्ण इसलिए कि बागेश्वर अभिलेख इन्हीं का है। बागेश्वर अभिलेख जिसमें पूरे कार्तिकेयपुर कत्यूरी साम्राज्य के राजाओं का विवरण मिलता है वो इन्हीं का है। ये इनका जो वर्णन है वो पहले कहाँ मिलता है? वो मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। और इस प्राचीन इतिहास का अंतिम प्रश्न, किन शासकों के काल में आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ? कार्तिकेयपुर राजवंश के समय में 820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में देह त्याग की। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो देखिएगा। सनातन धर्म में शंकराचार्य जी का जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 1 या 2 मिनट की वीडियो है, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो मूर्ति बनी है वो किसने बनाई है, उसका इनॉग्रेशन भारत सरकार ने कब किया है। इस तरह से कई बेहतरीन फैक्ट आपको उसमें मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको मिले तो आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। कि देखिए आपका जो साथ है, जो आपका स्नेह है, यही हमें आपके लाइक के माध्यम से पता चलता है, आपके शेयर के माध्यम से पता चलता है और इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।